हेलो, नमस्कार है सर आप सभी को। आइए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को कंटिन्यू हम लोग देखते आ रहे हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, एक सीरीज बाई सीरीज देख रहे हैं और एक महान चैप्टर्स में से बायोलॉजी के जो कहा जाता है एक महान टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस सेशन को और देखते हैं इस सेशन में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है सब सर्टिफाइड क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको सिलेक्शन लाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि इस सेशन को पूरा देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो प्रारंभ करते हैं आज के सेशन चला। ठीक है, सेशन करने से पहले थोड़ा सा शेयर कर दीजिए इस सेशन को, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। कम से कम तो 5 लोग तो बनते हैं, 5 तो कम से कम 3 लोग तो बनते ही हैं चला, और 3 लोग से कहेगा कि फिर 3 लोगों को करने के लिए शेयर। ठीक है, ठीक, तो शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि मानव पूंछ किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एकदम स्टार लगा लीजिए। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मानव पूंछ किसे कहते हैं। मानव के पास तो कोई पूंछ नहीं है, लेकिन फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव पूंछ किसे कहते हैं। ठीक है, तो मानव पूंछ कहाँ होता है। जब आप पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे जब छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जब मिलते हैं सीकम के द्वारा, ठीक है, यह हो गया सीकम हमारा, और इसी से यह बड़ी आंत हो जाता है। ठीक है, चला, तो बड़ी आंत और छोटी आंत जो यहाँ से जुटते हैं, इसी सीकम के स्थान पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कैसा? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चला, अपेंडिक्स कहते हैं। और इसी अपेंडिक्स को हम लोग क्या कहते हैं कि यह क्या है? मानव पूंछ है। ठीक है, तो अपेंडिक्स को ही क्या कहा जाता है? मानव पूंछ कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ बड़ी आंत और छोटी आंत के जंक्शन पे यहाँ पे सीकम है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। इसी सीकम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला रहता है, उंगली नुमा संरचना निकला रहता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? अपेंडिक्स कहते हैं। अब देखिए, जो यह अपेंडिक्स है किधर होता है? तो राइट साइड होता है। क्वेश्चन पूछता है किधर है, तो राइट साइड है। ठीक है, और इससे आगे बढ़े तो इसको सर्जिकल के द्वारा बाहर किया जा सकता है। ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपेंडिक्स है, यह अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अवशेषी अंग, इसे कहते हैं क्या? चला, अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग, मतलब इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर है। ठीक है, लेकिन जब इसे हमको तकलीफ होता है तो डॉक्टर क्या करता है? इसको सर्जिकल करके बाहर निकालता है। निकाल देने के बाद भी कोई इफेक्टेड ज्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पित्त का कार्य क्या है। पित्त के बारे में तो पढ़ लिए। पित्त का निर्माण किससे हुआ था? लीवर से हुआ था। जो स्टोर किसे किया था? पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, और गॉल ब्लैडर के द्वारा हमारे छोटी आंत के ड्यूडेनम में आके क्या कहता है? बार बार रिलीज होते रहता है। काम क्या था? मेनली काम इसका क्या था? फैट का, वसा का पचन करना, मतलब इमल्सिफिकेशन करना। अब आते हैं थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है वसा का तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाना। वसा को तो पचाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद नहीं करता है। चलिए, प्रोटीन तथा वसा का पचाना। वसा को तो पचाता है, लेकिन प्रोटीन के पाचन में मदद नहीं करता है।
एंजाइम को निष्क्रिय करना तथा वसा को पचाना। वसा को तो पचाता है लेकिन निष्क्रिय नहीं करता है, यह सक्रिय करता है। मतलब कुछ एंजाइम है जो एंजाइम रिलीज हो गए हैं लेकिन कम मात्रा में रिलीज हुए हैं, या कह सकते हैं कि काम कम कर रहे हैं, निष्क्रिय रूप से हैं, तो उसको क्या करता है, यह क्या करता है, तो सक्रिय कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि एंजाइम को क्या करना, सक्रिय करना तथा वसा को पचाना। ऑप्शन हमारा क्या मिल गया, डी आंसर हमारा मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि पित्त के रस में नहीं पाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत सारे चेला जो होते हैं, वो करता क्या है कि नहीं को पढ़ना ही छोड़ देता है, नहीं पढ़वे नहीं करता है। तो जब नहीं पढ़िएगा तो चल जाइएगा बोरा में, तो बोरा में नहीं जाना है तो क्या करना पड़ेगा, नहीं को ध्यान से देखना होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें नहीं है तो इसको खूब ध्यान से पढ़ना है कि पित्त रस में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पित्त रस में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में दिया होगा 3 गो, अगर ऑप्शन है तो 3-4 ऑप्शन है तो 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो पित्त रस में पाए जाते हैं, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो पित्त रस में नहीं पाया जाता है, वही आपका आंसर सही होगा। लेकिन बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, फट दे पड़ेगा पित्त रस में होता है, आप पहले के ऑप्शन दिया रहेगा पित्त रस में जो पाया जाता है उसी को टिक आउट करेगा, कहेगा यार सर तो पूरा टिक आउट करके आए हैं, आएगा रिजल्ट है ही नहीं। यही प्रॉब्लम होता है बच्चों लोग को, ठीक है। तो इसको ध्यान से, जहां नहीं लिख दिया गया तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार पढ़ के समझेंगे। चलिए, पित्त रस में नहीं पाया जाता है, ग्लूकाकोलेट पाया जाता है, टोरोकोलेट यह भी पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है कि नहीं। अब एंजाइम फंसता है कि वसा का पाचन करता है, तो वसा को पाचन करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगा। क्या पित्त में भी एंजाइम पाया जाता है, क्या वसा को पचाने के लिए एंजाइम पाया जाता है, यह भी क्वेश्चन घुमा देगा कि वसा को पचाने के लिए एंजाइम पाया जाता है कि नहीं। एंजाइम नहीं पाया जाता है, मतलब वसा को पचाने के लिए एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा आंसर क्या मिल गया, एंजाइम। मतलब पित्त रस में एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से घुमाएगा चला कि अब जब वसा को पचाने का काम एंजाइम नहीं करता है तो फिर पचता किसे है, तो ये कहते हैं बाइल साल्ट से कहते हैं, क्या कहते हैं, चला बाइल साल्ट कहा जाता है। और यह बाइल साल्ट कौन होता है, ग्लूकाकोलेट और टोरोकोलेट, यही दोनों बाइल साल्ट होते हैं जो क्या करते हैं, वसा को पचाने में मदद करता है, एंजाइम को एक्टिव करने में मदद करता है। यहाँ तक कि जो छोटी आंत होता है उसमें क्रमाकुंचन गति होता है, उस क्रमाकुंचन गति को मतलब प्रोग्रेस करने का काम कौन करता है, यही बाइल साल्ट करता है। समझ में आ गया, नहीं बुझाया, फिर से देखो, बाइल का काम क्या है, वसा का पाचन करना है। लेकिन वसा का पाचन करने के लिए, या अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी है उसको पाचन करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। लेकिन वसा को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वसा किससे पचता है, पित्त से पचता है, बाइल से पचता है, और बाइल में एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। तो आखिर में वसा पचा किसे, तो इसी कहते हैं बाइल साल्ट कहते हैं। जो कौन कौन होते हैं, 2 गो बाइल साल्ट होता है, जितना काम है बाइल का सब यही दोनों काम करता है, ग्लूकाकोलेट और टोरोकोलेट। समझ में आ गया, पाचन करना, वसा का पाचन करना, एंजाइम को एक्टिव रखना, और तीसरा काम क्या है, क्रमाकुंचन, छोटी आंत में क्रमाकुंचन गति प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कूफर सेल पाया जाता है। कूफर सेल पिछले क्लास में, पिछले सेशन में हम बतला दिए थे कि कूफर सेल क्या होता है। यह क्या करता है जी, कूफर सेल का काम क्या है, विषाक्त पदार्थ को बदल देता है। मतलब जो भी विषाक्त पदार्थ है उसको क्या करता है, नॉर्मल रूप से उसको बदल देता है। क्या करता है, विषाक्त पदार्थ को नॉर्मल रूप में बदल देता है। जैसे मान लेते हैं अमोनिया हमारे शरीर के अंदर बना, अब इसी अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। ठीक है, क्या करता है, यूरिया में बदलता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो भी शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ होता है उस जहरीले पदार्थ को नॉर्मल पदार्थ में बदलने का काम कौन करता है, यही कूफर सेल काम करता है। कूफर सेल, इसको इस तरह से लिखते हैं, कूफर सेल। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो अब देखिए, अमाशय में, जिगर में, अग्नाशय में, छोटी आंत में।
अब यहाँ पे यकृत दिया ही नहीं है, लेकिन बतलाए थे चला कि यकृत को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम जिगर कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, जिगर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्त की पथरी बनी होती है। पित्त की पथरी बनी होती है, थोड़ा सा देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बन जाए कि नहीं बनेगा। पित्त की पथरी बनी होती है। अब देखिए आगे देखते हैं, पित्त की जो पथरी चला होता है यह बाइल साल्ट और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है, बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाता है तो उसे ही कहते हैं पित्त की पथरी। लेकिन एक्चुअल देखा जाए किसका बना होता है, तो ऑक्जेलेट का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ऐसे अगर यह ऑप्शन दे तो इसको भी हम लोग ऑप्शन में रख सकते हैं कि बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल की जब मात्रा बढ़ जाता है तभी क्या करता है, यह पित्त की पथरी का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। देखो चला, पित्त में सभी, इस पे हम वीडियो बना चुके हैं, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। पित्त का जो पथरी होता है, पित्ताशय में जो उपस्थित होता है, यह ऑक्जेलेट का बना होता है और यह निर्मित कब होगा, जब बाइल साल्ट की मात्रा बढ़ जाए। बाइल साल्ट क्या है, ग्लूकाकोलेट और टोरोकोलेट। इसकी मात्रा जब बढ़ जाता है और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल चला जो होता है 75% हमारा लीवर फॉर्मेशन करता है कोलेस्ट्रॉल। मात्र 25% कोलेस्ट्रॉल लेने के लिए हम लोग बाह्य पदार्थ खाते हैं। आजकल ऐसा हो गया है कि बाह्य पदार्थ इतना खा ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जा रहा है, क्या हो जा रहे हैं, पूरा हाथी हो जा रहा है, मोटापा हो जा रहा है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। सोच रहे हैं कि हम दुबले पतले हैं, कोलेस्ट्रॉल खूब खाएं, मोटा जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी अवधारणा नहीं रखना है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारा जो शरीर के अंदर लीवर है, वह लीवर लगभग 75% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कर देता है। तो कोलेस्ट्रॉल की कमी नहीं होगी आपके शरीर के अंदर, इसका तो तय है, यह तो एकदम फिक्स है। लेकिन फिर भी हम लोग जबरदस्ती क्या करते हैं, पूरा कोलेस्ट्रॉल पदार्थ खाते हैं। फास्ट फूड खाता है तो फलान चिलान ढेकान खाता है, इसको बंद कीजिए खाना। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे जब, हाँ, तो पित्त की थैली में जो स्टोन होता है, यह पित्त की थैली में सभी में जो भी व्यक्ति है, सभी लोगों में यह पथरी होता है। लेकिन किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि पित्त के थैली में पित्त है और पित्त का निर्माण क्या है, पित्त में क्या क्या उपस्थित है, तो ग्लूकोकोलेट और मतलब बाइल साल्ट उपस्थित है, बाइल साल्ट है। और ये कहाँ से बन के आ रहा है, तो लीवर से। तो लीवर से कुछ कोलेस्ट्रॉल भी आ जाते हैं। अब जैसे ये अधिक मात्रा इनका हो जाता है, बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाता है पित्त के थैली में, मतलब पित्ताशय में, तब ये क्या करता है, यही किसके रूप में कन्वर्ट होता है, पित्त के पथरी में बदल जाता है। चला, इसको सर्जिकल भी किया जा सकता है, पित्त के थैली को काट के हटा दिया जाता है, या ऐसे कहें कि इसको लेजर के द्वारा ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, अब कहिएगा कि पित्त की थैली को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो वीडियो हम दे दिए हैं, बना दिए हैं, आपको आइकन में दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके अगर पित्त के बारे में जानना चाहते हैं, पथरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो को जाकर देखिए, बहुत अच्छी तरीका से उसको बतलाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर हमारा क्या मिल गया, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट मिल गया। कह रहा अगला क्वेश्चन है कि लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि की सबसे लंबी डक्ट क्या होता है, लार ग्रंथि। अब लार जो ग्रंथि होता है, सैलिवा का सेक्रेशन होता है, लार का निर्माण होता है। लार ग्रंथि 3 जोड़ा, कितने जोड़ा, 3 जोड़ा। एक जोड़ा दोनों आंख के नीचे होता है, एक जोड़ा दोनों जौ के नीचे, मतलब कान के नीचे कहीं लिख दिया रहता है, या जौ के जंक्शन पे, दोनों जौ के बीच में, और एक जोड़ा जीभ के नीचे पाया जाता है। अब तो आप ही लगा लीजिए कि कौन कहाँ कहाँ है, कौन दूरी पर होगा। यह सबसे दूरी होगा, क्योंकि यहाँ से मुंह में आना है, तो यह डक्ट क्या होगा, सबसे लंबा होगा। तो यह जो डक्ट सबसे लंबा डक्ट होता है, यह जंक्शन वाला लंबा होता है, और जंक्शन वाले डक्ट को नाम रख दिया गया सब मैक्सिलरी। यह क्या हो गया, जंक्शन, जो जंक्शन डक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिल गया हमको, तो सब मैक्सिलरी हो गया। यह पैरोटिड जो ग्लैंड होता है, यह आंख के नीचे होता है। कहाँ नीचे होता है जी, आंख के नीचे पाया जाता है। यह जो होता है, यह जीभ के नीचे पाया जाता है, जीभ के नीचे पाया जाता है।
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या मिल गया चला, सब मैक्सिलरी डक्ट। ठीक है, तो आज के सेशन में चला, आशा करते हैं कि आप लोगों को खूब मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया यहाँ पीठ की पथरी के बारे में तो बार बार कह रहे हैं कि पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा किस तरह से सर्जिकल किया जाता है, सर्जिकल करने से क्या इसके घाटा है, क्या लाभ है, सब वहाँ पे टोटल बताए हुए। ठीक है, तो आज के सेशन को रहने देते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं आज के सेशन और मिलते हैं फिर ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।